Om Shanti students. Today I am going to discuss very important terminology of the structure of the atom, that is the quantum numbers. आप कोई भी कंडीशन आप फेस करने जाएंगे, आपको एक ना एक क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांटम नंबर आएगा ही, और बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को जितना अच्छा से आप जान लीजिए, समझ लीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, कंडीशन लेवल के लिए भी और बेसिक कंसेप्ट के लिए भी। आपको हमेशा क्वेश्चन इससे आएगा ही, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इससे ड्रॉप होगा ही। और ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसके बगैर आपको आगे बहुत तरह की परेशानी आएगी। इसलिए आप जितना हो सके इसको अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो आपको पता था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द एटॉमिक मॉडल वाज द गिवन। सो अबाउट द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन there is no question because that lies together at the center of the atom, that is nucleus. But Rutherford and Bohr also silent about the electrons. Bohr only stated the electron revolve around the nucleus in different energy level, and how many electrons revolve in a particular orbit, that is given by the Bohr, no doubt, and which electron moves in a first orbit, second orbit, for that purpose also he gave the statement. Still I have no much idea about the electron. आप कैसे कह सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, एटॉमिक मॉडल भी दे दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत था। ये बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन जहां आपको रिवॉल्व करता है उसका पर्टिकुलर एक रीजन होता है जिसको हम सबसेल या ऑर्बिटल बोलेंगे। थोड़ा सा फ़र्क है सबसेल एंड ऑर्बिटल, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा जब मैं इस क्वांटम नंबर को डिस्कस करूँगा। पहले ये समझिए कि क्वांटम नंबर, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटम नंबर एंड व्हाट्स नीड दिस टर्मिनोलॉजी, ये आपको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो इसको समझाने से पहले अभी हम एक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ बताना चाहता हूँ। पहले ऑर्बिटल, ऑर्बिट के बारे में तो आप सुन चुके थे, या सेल के बारे में, ये दोनों एक ही चीज़ है, ऑर्बिट बोलिए या सेल। ये ऑर्बिट आपको रदरफोर्ड द्वारा दिया गया, सेल आपको बोर्स द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है ऑर्बिटल, एक और मिलेगा टर्म सबसेल। ऐसे तभी दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ये फ़र्क वैसा ही है जैसे आपका बोला जाएगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। मीनिंग तो एक है, लेकिन फिजिक्स के आधार पे आप बोलेंगे कि आपका स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपको वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक में डायरेक्शन पुट है और एक में डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो वैसे ही यहाँ आपको समझना होगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझिए। जैसे आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है मूव करने का, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव तो करता रहता है न्यूक्लियस के चारों, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट में और एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है। जैसे तुम स्कूल जाते हो, स्कूल और घर आने जाने के रास्ता तुम्हारा फिक्स है, लेकिन उस रास्ते में यदि कहीं ड्रेन है, गड्ढा है, तो आप वहाँ नहीं पाया जाएगा, वहाँ उसमें नहीं रहते। वैसे इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है, लेकिन आपको ये इलेक्ट्रॉन को भी मूव करने के एक पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना है। तो जैसे आपको गोइंग कमिंग में आपका स्कूल टू होम है, तो
तो वहाँ आपको, आप सपोज आफ्टर 5 मिनट कोई गेस करना चाहेगा, जैसे यहाँ से चल पड़े तो आपको कोई गेस करेगा कि हाँ आप इतना मिनट में यहाँ आपका होगा जगह। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है वो, ठीक है। तो जैसे आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ाते रहता है, तो उसको मूव करने का है, 2 बेंच के बीच में जो रास्ता है उसमें जाता है या बोर्ड के सामने आता है, लेकिन वो ज़्यादातर वो कहाँ पाया जाता है, वो ज़्यादा आपको बोर्ड के सामने पाया जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसका पाने का वहीं है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो मूव करता रहता है, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, एरिया है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होता है। उस पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है वो स्फेरिकल हो या डम्बेल शेप में हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम है। तो ऑर्बिट सर्कुलर पाथ हुआ, उस सर्कुलर पाथ में भी एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होता है, जिसको हम ऑर्बिटल या सबसेल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर ऑन मैक्सिमम probability of finding इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाने की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। It is region around the nucleus whereon maximum probability of finding of electron has been observed। माने न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, उसको हम ऑर्बिटल या सबसेल। अभी हम आपको दोनों में थोड़ा सा फ़र्क अभी हम बता रहे थे, आगे चल के आपको क्लियर होगा कि ऑर्बिटल कब बोलेंगे, सबसेल कब बोलेंगे। ये ऑर्बिटल का डेफिनेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम नंबर में, जो हम समझाना चाह रहे थे। अब ये बात आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी सेल या ऑर्बिट बोलिए, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि एट हाउ फार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यू में राइज, जैसे ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो उस ऑर्बिटल का शेप क्या है। अभी जैसे मैं बता रहा था, वो पर्टिकुलर रीजन जो होगा या तो स्फेरिकल होगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा या होने का संभावना है, या आपका डम्बेल होगा या और कोई पर्टिकुलर शेप होगा। तो व्हाट इज शेप ऑफ सबसेल बोल सकते हैं आप, एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में है, एंड हाउ मच एनर्जी पजेस विद द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। और फाइनली आप जब ये बात आता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो आप कहेंगे कि दैट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, तो दैट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो कहने का मतलब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आफ्टर गिविंग द एटॉमिक मॉडल, स्टिल सेवरल क्वेश्चन अराइज इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट। अब उस सारे क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं मिलता है, क्वेश्चन क्या क्या उठाया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या रेडियल डिस्टेंस शॉर्ट में बोल सकते हैं, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। सेकेंड, हाउ मच एनर्जी पजेस विथ इट, व्हाट इज शेप ऑफ सबसेल, सबसेल का शेप क्या है, व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन, एंड व्हाट इज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जब तक ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, यू कांट से यू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हो गया, एटॉमिक मॉडल भी दे दिया गया, स्टिल अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये वैसे ही है जैसे अभी हम यहाँ बोलेंगे कि ये यहाँ एक डॉट है, सभी लोग देख रहे हैं इस डॉट को, लेकिन यदि हम आपको बोलेंगे इसको आइडेंटिफाई करो, तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे।
डॉट को तो आप देख रहे हैं प्लेन में, लेकिन यदि हम आइडेंटिफाई करने बोलेंगे तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम दो एक्सिस खींच दें, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ आई, देन यू कैन से this point located from OX axis at x1 distance and from OY axis at y1 distance। तो आपके इसका लोकेशन मिल गया, ये आइडेंटिफाई कर दिया। या तो आप ऐसे समझिए, यदि कोई अजनबी कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे यू आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग इन एंड आउट, हाउ कैन यू से यू आइडेंटिफाइड। बिना उसका पूरा जानकारी का आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते हैं, भले आप उसको देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हो गया, एटॉमिक मॉडल भी दे दिया गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत क्वेश्चन का आंसर जानना था। तो इसी क्वेश्चन को जानने के लिए आपको क्वांटम नंबर आया। क्लियर? तो क्वांटम नंबर आपको अभी यहाँ मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज ए पॉइंट लोकेट इन ए प्लेन, वी हैव रिक्वायर्ड 2 एक्सिस फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। यदि एक पॉइंट आपको प्लेन में लोकेट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 2 एक्सिस चाहिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से। सपोज दैट point locate in a space, then we have required 3 coordinate, x axis, y axis and z axis, and suppose that point remain in moving a state, then we have required extra coordinate for being time period। किस समय कहाँ गया वो पॉइंट, तो उसको जानने के लिए आपको चौथा कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। तो मैथमेटिकली जिस तरह से एक पॉइंट यदि आपको प्लेन में लोकेट है, तो उसको जानकारी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ता है। ठीक यदि वो पॉइंट आपका स्पेस में है तो उसके लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है। और फॉर मूविंग पॉइंट इन अ स्पेस वी हैव रिक्वायर्ड 4 कोऑर्डिनेट फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपका मूविंग पॉइंट है इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो मैथमेटिकली वी हैव रिक्वायर्ड 4 कोऑर्डिनेट। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। तो मैथ में हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ आपको जिसके माध्यम से जो चीज जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको पैरामीटर भी बोलते हैं जनरल वर्ड में। तो 4 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगा, मैथ के हिसाब से 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। यही चीज को हमको केमिस्ट्री में हमको क्वांटम नंबर नाम दिया गया है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगा। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर। ओके, तो आप क्वांटम नंबर का डेफिनेशन आप बना सकते हैं आराम से। जो आपको मैं यहाँ डिस्कस किया कि क्वांटम नंबर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एक माध्यम है, क्वांटम नंबर एक साधन है, एक पैरामीटर है, एक कोऑर्डिनेट है थ्रू विच वी डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो जो आपको क्वेश्चन उठाया गया है बस उसी को ध्यान में रखिए और बस शुरू में लिख दीजिए क्वांटम नंबर आर पैरामीटर, एक साधन है थ्रू विच वी डिस्क्राइब्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं? दैट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पजेस विथ इट, shape of subshell, orientation of orbital and spinning of the electron। यही तो आपको कितना सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैथमेटिकली समझाने को कोशिश किया और उसके बाद फिर मैं क्वांटम नंबर का डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। तो चलिए, आपको ऑर्बिटल भी समझ में आ गया, क्वांटम नंबर किस पर्पज से आप पढ़ने जा रहे हैं। 4 क्वांटम नंबर है, जैसे कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, जेड वगैरह बोलते हैं, वैसे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर का भी, चारों क्वांटम नंबर का अपना अपना नाम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर इज पैरामीटर थ्रू विच वी डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो। क्या आइडेंटिफाई करने जाते हो? लाइक रेडियल, जो क्वेश्चन उठाया था उसको एसर्टिव में लिख दीजिए, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी possessed
with it shape of subshell, orientation of orbital। जो क्वेश्चन उठा है उसी को आप एसआरटी में लिखे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप ये लिख सकते हैं देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, तो आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। देयर आर 4 क्वांटम नंबर। पहला आप लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आप लिखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आप लिखिए एजीम्यूथल का और भी नाम है, आप लिख सकते हैं सब्सिडियरी और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और आप लिख सकते हैं एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम नंबर, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम नंबर। थर्ड में आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख दीजिए, और फोर्थ में आपका स्पिन क्वांटम नंबर लिख दीजिए। तो जिस तरह कोऑर्डिनेट का अपना रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, एजीम्यूथल को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर। अब इसमें क्वांटम नंबर क्यों नाम पड़ा? बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ energy of electron or angular momentum of electron is quantized, या due to quantization of energy of electron and angular momentum of electron, these 4 parameter are known as quantum number। क्वांटाइजेशन से क्वांटम नंबर आया, बस यही समझ लीजिए। तो उतना आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ये हुआ 4 क्वांटम नंबर है। अब इसका हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये चारों एक कंसेप्ट है। चारों में जो भी पॉइंट आएगा आपको उसको जानना पड़ेगा, उसको जानने ही से आपका बेस आपका मजबूत होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप इसको लिख, हर एक का अपना अपना काम है। जो क्वेश्चन उठाया गया था एनर्जी पजेज विथ इलेक्ट्रॉन और रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चारों क्वांटम नंबर का अपना अपना काम है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एन। इसकी क्या काम है? इट गिव्स अस आइडिया, it gives us idea about radial distance of electron and energy of electron and energy of electron। ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी और रेडियल डिस्टेंस का रिलेशन आर एन इक्वल 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। जिससे आपको ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फर्स्ट रेडियल डिस्टेंस हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, तो n का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते जाएंगे तो आपको एंगस्ट्रम में रेडियल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए। nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी -13.6 और ये आपको बाय n स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो ये n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, लेकिन डी टू नेगेटिव साइन वो बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब n1 जो है तुम्हारा, तो यहाँ पर एनर्जी जो लेवल है n का वैल्यू 1 आएगा, तो दैट
तो उसको हम लोग दैट इज के फर्स्ट ऑर्बिट लिख सकते हो, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल 2 होगा, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट, यानी L से करते हैं। तो इसका एनर्जी लेवल जो होता है K लेसर देन L, K L M N, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये रेडियल डिस्टेंस हुआ और ये एनर्जी हुआ। तो हमारा n का वैल्यू जान के हम रेडियल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और किस ऑर्बिट में है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये दो काम है। उसके बाद आप आइए एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसमें लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l और लिखेंगे इट गिव्स अस आइडिया अबाउट शेप ऑफ सबसेल। शेप ऑफ सबसेल का शेप को बताता है और इसका वैल्यू n पर डिपेंड करेगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर एंड रेंजेस फ्रॉम, इसका रेंज होता है रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। तो n वैल्यू जानकर l का वैल्यू जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं व्हेन n इक्वल 1, दैट इज k फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो l का वैल्यू रेंज के हिसाब से रखेंगे। 0 to n-1 लिखा है, तो n का वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट लिया है, तो 1-1 0, तो l इक्वल 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 0 एंड व्हेन l इक्वल 0, व्हेन l इक्वल 0 इट इज रिफर्ड फॉर s सबसेल। उसको हम लोग s सबसेल से रिफर करेंगे, क्योंकि ये और इसका शेप भी नोट कर लीजिए। शेप ऑफ s सबसेल जो होगा वो स्फेरिकल होगा। ये सब याद रखना है, ये स्फेरिकल हो गया इसका शेप। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसको हम लोग 1s लिख, s के आगे जो रहेगा नंबर वो ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। उसी तरह से n इक्वल 2 दैट इज हमारा l हुआ, तो l का वैल्यू देखिए 2-1 0 to 1, तो l का वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी। तो l 0 तो s इंडिकेट किया, सेकेंड में है तो इसको आगे 2s लगा देंगे। एंड व्हेन l इक्वल 1 इट इज रिफर्ड फॉर p सबसेल। p सबसेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका इसका शेप भी नोट कर लीजिए साथ साथ में। शेप ऑफ p जो है डम्बेल हो गया, डम्बेल। तो ये आपका इस तरह का शेप हो गया। तो आप p के आगे 2 लगा देंगे, p के आगे 2 लगा दिए मतलब ये p सबसेल सेकेंड ऑर्बिट में है। इसी तरह से n इक्वल 3 लेंगे तो यानी m, यानी l का वैल्यू हो गया 0 भी होगा 1 भी होगा 2 होगा, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया। और व्हेन l इक्वल 2 इट इज रिफर्ड फॉर d सबसेल। और इसका शेप जो होगा डबल डम्बेल होगा। यहाँ नोट कर सकते हैं शेप ऑफ डी सबसेल, तो आपको डबल डम्बेल लिख दीजिए, डबल डम्बेल। उसी तरह से n इक्वल आप 4 लेंगे तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 होगा, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। L2 मतलब d अभी आपको यहाँ लिखे हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट में इसलिए उसके आगे 4 लगा दिए। एंड व्हेन l इक्वल 3 इट इज रिफर्ड फॉर f सबसेल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। s आपका f सबसेल हो गया और इसके आगे 4 लगा देंगे, तो यानी फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट हुआ है f, 5f इस तरह से हो गया।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब n इक्वल 1 है तो वहाँ l का वैल्यू 0 था, n इक्वल 2 था तो 0 और 1 था, यानी 2 सबसेल था। l इक्वल 3 आया तो 3 सबसेल आया, और 4 आया तो 4 सबसेल आया। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल नंबर ऑफ सबसेल। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक सबसेल आया, सेकेंड ऑर्बिट है 2s 2p आ गया, m थर्ड ऑर्बिट है तो 3s 3p 3d, उसी तरह से n 4s 4p 4d, और f आपका इस तरह से अभी तक जो इतने एलिमेंट नोन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो हमारा सबसेल तुम्हारा इतना ही जरूरत पड़ता है, s p d और f। ये S शार्प स्पेक्ट्रम का पहला लेटर लिया गया, P प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम का पहला लेटर लिया गया, और D डिफ्यूज स्पेक्ट्रम का पहला लेटर लिया गया, F फंडामेंटल का पहला लेटर लिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग बोला कि मतलब फ्यूचर में यदि हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का इजाद हो गया और हमको अगला सबसेल की जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग, अब तक तो इस सबसेल का एसपीडी का रिप्रेजेंटेशन हुआ था स्पेक्ट्रम का, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग बोला इसके बाद जब सबसेल की जरूरत पड़ेगा तो एफ के बाद जो स्मॉल जी स्मॉल एच स्मॉल आई लेंगे। तो यानी ये 5वां सबसेल है, ये 6ठा 7वां सबसेल, इस तरह की जरूरत पड़ा। अभी तक इसकी जरूरत पड़ा नहीं है, लेकिन फॉर फ्यूचर यदि जरूरत पड़ेगा तो सबसेल का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल जी एच आई होगा। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, दैट इज उसका होता है 4l 2l प्लस आप लिखेंगे 4l माइनस 2 लिखेंगे, 4l माइनस 2, तो यानी आपको 0 हो गया तो 12 नंबर ऑफ सबसेल, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल जो हो जाएगा 2l प्लस 2। तो आपको 4l यदि रखते हैं तो यहाँ 0 जैसे रखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, l इक्वल 1 हो गया तो 4 1, हाँ यही होगा 4l प्लस 2। तो जैसे आपको s दैट इज क्या, l इक्वल 0, तो यहाँ रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और p दैट इज l इक्वल क्या 1, तो p से रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 2, ये 6 हो गया। उसी तरह से आपका d लेंगे आप, तो d l इक्वल 2, 4 2 जा 8 प्लस 2, तो यहाँ 10 हो जाएगा। उसी तरह f में 14 हो जाएगा। उसी तरह g लेंगे तो 18 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सबसेल। ओके, तो अभी आपको मैं 2 क्वांटम नंबर सिखाया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।